नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व। जैसे कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हम आपके लिए अनोखी, निराली और ऐसी शख्सियत जो बहुत ही गुणवान है और करते हैं आगाज। प्रणाम गुरुजी। जी जी। जी जी। हाँ जी। मैंने काफ़ी मेडिकल एलोपैथी प्रैक्टिस की है। तो हमारी थियरी में तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन दूर दूर तक कोई होता ही नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये मानते हैं कि एक साइकोलॉजी होती है, लेकिन सोल होती है, चेतना होती है, पास्ट लाइफ होती है, ये तो हमारी मेडिकल थियरी में आती नहीं है। तो मैं अपने पेशेंट्स को कह रहा था कि ये आप है ना बहुत गलत साइकोलॉजी से चल रहे हो कि कोई पास्ट लाइफ होती है करके। लेकिन 1998 में जब ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया और जब मैंने बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस की, तब मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहा था और मैंने सोचा थोड़ा पैरेलल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूँगा। करते करते मैंने अपनी 6 पास्ट लाइफ देखने के बावजूद मैं उसको कंफर्म करके आया 6 जगहों पे, जो भी मैंने पौंडीचेरी, लंदन, दुबई, काठमांडू, जयपुर, शिरडी, गोवा, ये जो मैंने 6 पास्ट लाइफ देखी थी, सबको प्रूव करने के लिए मैं गया अलग अलग जगह पे। मैं प्रूफ भी किया तो भी मैं लोगों को कह रहा था नहीं ये स्टोरीज है, ये ऐसा हो नहीं सकता। और काफी साल तक मैं अगेंस्ट था। 2000 के साल में आफ्टर 12 इयर्स मुझे लगा कि शायद मुझे ये सब्जेक्ट पे एक्सप्लोर करना है और मैंने फिर उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। मैंने फिर थेरेपिस्ट बना मैं 2-3 बड़े बड़े गुरुओं के पास, और मुझे फिर समझ में आया कि हर इंसान की पास्ट होती है, चाहे वो प्रेजेंट की पास्ट है या पास्ट की पास्ट है। पेरेंट्स ने कहा होगा ये हरकत तो मैंने सिखाई नहीं, ये तू कहाँ से कर की फैमिली से आई है ना, नानी की फैमिली से आई है, ये पता नहीं ये इसका नेचर कैसा है, ये इसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, ये इसका कैरेक्टर कैसा है, ये इसका नेचर कैसा है। तो आप सोचो ये कहाँ से आया होगा। हम देखा है कि कोशिश करें तो उनको तो किसी ने भगवत गीता सिखाई नहीं थी, है ना। उनके जो रामकृष्ण परमहंस से जो उनके कनेक्शंस थे वो तो उनके पेरेंट्स भी नहीं जानते थे, राइट। सत्य साई बाबा थे या श्री श्री रविशंकर है, ये लोग 8-10-20 साल से ही ये सब चीजें कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स तो कभी इसमें थे ही नहीं। तो ये सारी पास्ट लाइफ से तो होगी। और जितनी भी हमने देखी है कि लोग प्रोफेशन भी जो सिलेक्ट करते हैं या एजुकेशन भी सिलेक्ट करते हैं, ये भी पास्ट लाइफ के आधार पे ही करते हैं, बिकॉज जो उन्हें लगता है कि ये कहीं इस लाइफ में एक्सप्लोर करने जैसा है। जैसे मैं अपनी कहूँ, मैंने 158 पास्ट लाइफ देखी, तो मैंने पास्ट लाइफ में ये सोचा था कि मैं कोई ऐसे प्रोफेशन में जाऊंगा जो मैंने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं, लिस्ट बना जो मैं कोई मैंने पास्ट लाइफ में किया ही नहीं था। मैंने कहा मैंने सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर और सोल के ऊपर बहुत काम किए थे पास्ट लाइफ में। अब मुझे बहुत इजी क्या हुआ, बिकॉज मेरी सब थियरी क्लियर थी, है ना, थीसिस सारी क्लियर थी। सिर्फ मुझे टेक्निकली इक्विपमेंट के साथ उसको रिसर्च करना था, चाहे वो एनर्जी लेवल पे था या डीएनए लेवल पे था, मेडिकल था या नॉन मेडिकल केसेस थे, तो मेरे लिए इजी हो गया। तो लोग भले कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते, तो मैं सोचता हूँ शायद ये मेरा जो पहले वाला वर्जन था, मानते हैं लेकिन हमने अनुभव नहीं किया। तो मैं कहता हूँ एक बार अनुभव करके देखो। कोई भी थियरी को ना अज्यूम मत करो कि ये राइट है या रॉन्ग है, उसको एक्सपीरियंस करके देखो। तो दुनिया की हर थियरी है, कुछ तो एग्जिस्टेंस है। मतलब अगर आप बोलोगे कि पहले के जमाने में एक आना दो आना था, ये जनरेशन कहेगा भाई हमको तो नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन है तो पूरी दुनिया में दिन ही होगा। तो यूएस वाले कहेंगे हम नहीं मानते, बिकॉज वो एक्सपीरियंस ही है कि एक थियरी है आपकी माइंड में जिसको हम सोल माइंड कहते हैं, जो मेडिकल साइंस नहीं मानती। फियर है, काफी लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि डाउट है। तो जब आप डाउट को क्लियर करोगे या फियर को ओवरकम करोगे तो माइट भी शायद पास्ट लाइफ रिग्रेशन मानना एक्सेप्ट करना। सबसे पहली पास्ट लाइफ जो मैंने देखी थी वो मेरी पौंडीचेरी की थी, राइट। तो मैं मुंबई से चेन्नई फ्लाइट पकड़ के गया, वहाँ फिर पौंडीचेरी गया। वहाँ पे जो मैंने एक टेम्पल देखा था जहाँ मैं प्रीस्ट था, मेरा जो नाम था, वहाँ जाके मैं जब उधर के लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं, बिकॉज ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन वहाँ जो एक पुजारी थे उन्होंने कहा कि शायद हमारे पुराने कोई पुजारी रहेंगे जिसकी कहीं डॉक्यूमेंटेड चीजें रहेंगी, वहाँ पूछते हैं। तो सही में तो कहीं मेंशन ही नहीं था ऐसा है। फिर मैं गोवा में गया जहाँ मैंने अपने आप को प्रीस्ट देखा था, बिकॉज मैं इस लाइफ में तो जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं 3 साल की उम्र से ना क्रॉस पहनता हूँ जीसस का ब्लड, बचपन से।
जब 2-3 साल का था, तब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने गोवा की प्रीस्ट की लाइफ देखी और मेरा नाम ही एंथनी था, तो आप सोचो ये मतलब कितना कोइंसिडेंस होगा। जब मैंने दुबई की लाइफ देखी तो मैं मौलाना था। अब जैन होके मैं कभी मुस्लिम लाइफ के बारे में तो सोच ही नहीं सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदू के बारे में सोचूंगा, लेकिन जो मैं वहाँ का मतलब मौलाना था और वहाँ की जो मेरी लाइफ थी वो सारी मुझे रिकलेक्ट हो गई। तो ऐसी काफी जगहें थी, इवन जयपुर में ऐसा ही हुआ। मैं जैन साधु, उसके बाद आपको मोक्ष ही मिलता है। तो मैं सोचा कि अगर मैं पास्ट लाइफ में जैन साधु था तो मुझे मोक्ष क्यों नहीं। में बहुत सारे साधु हैं, जेंट्स भी है, लेडीज भी है, जैन साधु है। तो मैंने उनको जाके पूछा कि आप लोग कहते हो कि जैन में एक बार साधु होता है तो मोक्ष प्राप्ति मिलती है, तो मुझे क्यों नहीं मिली अगर मैं पास्ट में जैन साधु था। उन्होंने कहा तुझे मुक्ति मिली, तुझे मोक्ष नहीं रहा, तू फ्री विल में आ गया है और तू फ्री विल से वापस तूने रीबर्थ लिया है। यही लोगों को समझाने के लिए कि लोगों की पास्ट लाइफ के कर्म ही लोगों को इस लाइफ में परेशान करते हैं। अगर तुझे मोक्ष मिल जाता तो तू पढ़ाता ही नहीं है सब्जेक्ट। देखूं तो मैं बिल्कुल जैन की कोई थियरी को अपनाना नहीं हूँ, जबकि मेरे घर में सारे मेरे मम्मी पापा दादी मेरा छोटा भाई हार्डकोर जैनिज्म को फॉलो करते हैं और मैं ये लाइफ में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो शुरू में बहुत साल तो मुझे गिल्ट हुआ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में मैंने सब कुछ कर लिया था। अब मुझे सिर्फ लोगों को बताना है कि अब आप इस क्रियाओं को करो, और इस क्रियाओं को करते करते जैसे 24 तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्ति हुई तो शायद आपको भी वैसे ही प्राप्त। और कोई अगर आपको ऑफर करे, आप बोलेंगे नहीं मेरा पेट भरा हुआ मैं नहीं करूँ, बिकॉज आप कर लिए ना। तो यही थियरी मुझे समझ में आई कि ना मैं कोई बाइबल को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं कुरान को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं जैनिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। इस लाइफ में मैं वननेस के कॉन्सेप्ट से आया हूँ। मैं इवन गुरुद्वारा की भी मैंने लाइफ देखी, मेरे गोल्डन टेम्पल की मैंने अपनी एक लाइफ देखी थी। तो इस लाइफ में भी मेरे साथ हजारों पंजाबी लोग मेरे से कनेक्टेड है इस लाइफ में भी। तो सब लोग सोचते हैं कि तो इससे कैसे कनेक्ट हो गया। मतलब मेरा दुबई में 24th विजिट हुआ अभी, और वहाँ कितने मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और जो ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज आप सोचो कि लोग हिंदू को फॉलो नहीं करते, मुस्लिम लोग जैनिज्म पर्सन को क्यों कोई फॉलो करेगा। लेकिन ये सोल कनेक्शन ही तो है, अदरवाइज क्यों फॉलो करेंगे लोग। तो आपकी भी कैसा है, हर इंसान की पास्ट लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें जो अधूरी है, जब तक आप वो पूरी नहीं करोगे तो ये प्रेजेंट लाइफ में आपका सक्सेसफुल हो। मैंने 2014 में जब पहली बार ऋषिकेश में आया जून में, तो वहां पे जब महाअवतार बाबा जी केव्स गया था, तो वहां जब मेडिटेशन किया तो मुझे क्लियरली रजनीकांत के जो एक्टर थे, तो मैं सोचा कि इस केव में मुझे वो क्यों दिखे, और मैं तो कोई उनका फॉलोअर भी नहीं हूँ। और फिर जब मैं वहां से वापस ऋषिकेश आया तो वहां लोगों ने मुझे कहा कि दयानंद आश्रम में यहीं पे जहाँ पे आप रुके हो यहीं पे रजनीकांत सर आते हैं और ये आश्रम उन्हीं की देन है करके। और वो महाअवतार बाबा जी के हर जो वही कमरा मिला दयानंद आश्रम में, जिस कमरे में वो रहते थे, वो वीआईपी कमरा था। तो आप सोचो कि कितना पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग होगा कि केव्स में भी वो दिखे, जो बाबा जी के केव्स में, और उनके कमरे में भी मुझे मतलब वो फीलिंग आई करके। तो ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं उस आश्रम में ध्यान करने बैठा तो मुझे मोदी जी दिखे, तो मैं सोचा ये मोदी जी इस आश्रम में मुझे कैसे दिखे। फिर वहां के सन्यासी लोगों ने कहा यहाँ पे ही मोदी जी आते इसी आश्रम में, और वो कितने साल से ध्यान साधना करते। मैंने कोशिश की तो मुझे उनकी पास्ट लाइफ एज अ भीष्मा पितामह, मैंने भी अपनी लाइफ में महाभारत की लाइफ में मैंने वही देखा अपना कैरेक्टर। तो मैंने सोचा हम दोनों का कितना कोइंसिडेंस है। अदरवाइज तो कितने कैरेक्टर्स है महाभारत में, आपको वही कैरेक्टर खुद में क्यों दिखे, या आपको वही कैरेक्टर खुद में क्यों दिखे। ये रेजोनेंस होती है, ये फ्रीक्वेंसी की एक मैचिंग होती है, ट्यूनिंग होती है कि जब दो आत्माएं सेम संकल्प लेके, सेम इंटेंशन लेके जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं वो मिलती है। अवतार बाबा जी के साथ साधना की थी, इसलिए मुझे वहां पे बुलावा आया और मैं वहां पे गया और रजनीकांत सर को मैं सेंस कर पाया। तो ये आपके साथ भी होगा अगर आप है ना माइन्यूटली अपनी प्रेजेंट लाइफ को सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपके वही इर्द गिर्द लोग रहेंगे जो कोई ना कोई लाइफ से कनेक्टेड। 5 साल से लंदन का वीजा ही नहीं मिल रहा है, हर बार रिजेक्ट हो रहा है। और मुझे पता है क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर था, तो डेफिनेटली वहाँ की सोल्स मुझे इतनी अच्छे से वेलकम नहीं करेंगे। जबकि मैं दूसरे 14-15 कंट्रियों में तो बहुत फ्रीक्वेंटली घूम रहा हूँ, अमेरिका में है,
या दुबई में या सिंगापुर, कितनी कंट्रियों में मैं घूम रहा हूँ, लेकिन वही कंट्री के लोग मुझे वेलकम नहीं कर रहे। और जब भी मैं रीज़न पूछता हूँ कि क्यों मेरा रिजेक्ट किया, वो भी बता नहीं पा रहे। तो ये पास्ट लाइफ का ही तो क्या कर रहा हूँ, उन सोल्स को ना हील कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कि मैं, तो मुझे अपनी टीम को भेजना पड़ा बिकॉज इवेंट ऑर्गेनाइज था। कुछ सोल्स वेलकमिंग थे, कुछ नहीं थे, तो जो थे एटलीस्ट मुझे उनके लिए वो इवेंट करवाना के साथ किया। मतलब जब मैं लंदन गया था, तो मैं लंदन में जब मैं एयरपोर्ट पे वहाँ उतरा, 2015 की बात है, तो मेरे साथ जो एक आंटी थे, मैंने उनको कहा कि यहाँ पे एक ऐसा चर्च है जो 2 एनिमल लाइफ थी, जो मैं पहले बता चुका था कि मेरी एक आउल की लाइफ थी, एक ईगल की लाइफ थी। तो मेरी जो आईज है ना, वो थोड़ी थर्मल विजन की है और बहुत डेप्थ वाली है। तो बहुत साल पहले जब मैं यहाँ एक एम्स हॉस्पिटल में आया था, मुझे लगता है आज से कुछ 25 साल पहले मैं आया था, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आया था एम्स हॉस्पिटल में, जब मैं और मेरे भाई यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। तो उसको किसी एक साधु ने यहाँ फंसाया था दिल्ली में, और मैं उस बंदे को देख के बोला, तो जिस साधु के पास अभी जाके आया ना, वो साधु फ्रॉड है। वो बोले नहीं नहीं, वो साधु मुझे कुछ दवाई देने के लिए बुलाया, मुझे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, वो फ्रॉड है करके, तो मुझे लेके चल, कौन सा साधु है जिसको सुबह तू मिल के आया, क्योंकि वो दोपहर को लंच के लिए मेरे पास मिलने आया था। तो बोले चल मैं तेरे पास चलता हूँ। जैसे मैं गया यहाँ पे दिल्ली में उस बंदे को मिलने, वो साधु वहां से भागा उसको देख के। वो बोलते तू ये उदय को क्यों, डॉक्टर उदय को क्यों लाया, मतलब ये कोई तांत्रिक आदमी है। और जब इसने अपनी जेब टटोले, मेरे फ्रेंड ने, उसके जेब में कोई पैसे नहीं थे जो वो उसने सुबह ही निकाल दिए थे। मतलब आप सोचो, मुझे पास लाइफ लोगों को देख के भी समझती थी और लोगों के फोटो में भी समझती थी, लेकिन मुझे गिल्ट होता था कि मैं प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहा। कोई साधन दो जिससे मैं लोगों को बता पाऊँ कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो सही है। आज से 15 साल 20 साल पहले मैं उन साइंटिस्ट को मिला और मैंने कहा कि भाई मुझे ये विजन का है जो मैं लोगों की देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑरा वो कैमरे में अगर आप किसी के फोटोज लेते हो तो आपको आपकी पास्ट लाइफ समझ में आती है। लोगों को तो कलर्स देखेंगे कि ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लू है, इससे कुछ ज्यादा इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता, इवन वो साइंटिस्ट भी नहीं कर पाते थे। तो जब उन्होंने मुझे अपने पेशेंट का फोटो का ऑरा करके बताया, मैंने कहा यही तो पास्ट लाइफ मैंने उसको बताया था और ये आपके ऑरा में भी दिख रहा है। तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, इसके ऊपर तुम पीएचडी कर लो, 3 साल का है लंदन में, और तुमको मैं इक्विपमेंट भी दे दूंगा और फिर तुम लेना है। और उसके लिए हमें ना एक थीटा और डेल्टा लेवल की हीलिंग सिखाते हैं, जिसको हम साइकिक सर्जरी और करुणा कर्म सोल हीलिंग कहते हैं। तो जापान के डॉक्टर थे, डॉक्टर मिका उसुई, उन्होंने ये थीटा हीलिंग क्रिएट की, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साधनाएं की और क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर थे, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे एलोपैथी के। उनको लगा कि लोगों की मैं सर्जरी क्यों करूं, विदाउट ऑपरेशन में क्यों उनको ठीक ना करूं। तो उन्होंने उस आधार पे एक रेकी की सिस्टम को क्रिएट किया और उसमें एक साइकिक सर्जरी करके कॉन्सेप्ट होता है, एक थेरेपी होती है। वो थियरी मैंने सीखी और वो सीखने के बाद जब मैंने अप्लाई किया तो डेफिनेटली लोगों को बीमारियां ठीक हो गई। और फिर मुझे समझ में आया कि अमेरिका में डॉक्टर विलियम ली रैंड करके है, जो सोल लेवल की, डीएनए लेवल की हीलिंग सीखी है उन्होंने। तो मैं यूएस गया और उनके पास मैंने वो सीखी। उन्होंने मुझे बताया कि शिरडी के साईं बाबा ने ये हीलिंग मॉडलिटी उनकी लाइफ में क्रिएटेशन में जा ही नहीं सकते, जो मैंने विश्व पितामह की लाइफ देखी थी। और 2014 में ऐसे हुआ कि एक आंटी थे बॉम्बे में जो मेरे साथ ऋषिकेश आए थे, और रात को उन्होंने कहा कि सर आप मेरी पास्ट लाइफ करो। तो नॉर्मली तो मैं करता नहीं हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं करता, उस वक्त भी गिने चुने लोगों की करता था, लेकिन मैंने सोचा ये आंटी बहुत पोटेंशियल है, चलो मैं इनकी पास्ट लाइफ कर ही देता हूँ। तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ की गंगा तट पे वहाँ पे, तो वो कुंती की लाइफ उन्होंने देखी, मैंने अपनी खुद लाइफ देखी है रामायण की, और मेरी जो अभी प्रेजेंट लाइफ की जो फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स है, ये टोटली रामायण। मेरे पापा ने मुझे कहा कि तू सबकी पास्ट लाइफ देखता है, तूने हमारी तो देखी होगी, तो तू हमें बता हम कौन है। मैंने उनको आज तक नहीं बताया कि वो कौन है, बट मुझे क्लियरली पता है कि भाई मैं कौन था उस रामायण की लाइफ में, मेरे पापा कौन थे, मेरा बड़ा भाई कौन था, मेरा छोटा भाई कौन था। और एग्जैक्टली आज भी हमारी लाइफ वैसे ही चल रही जैसे उस लाइफ में चल रही। सिंगापुर में जब मैं 2011 में एक इवेंट कर रहा था और वहाँ पे एक बंदा था वहीं का, बॉर्न एंड बॉटम, तो वो मुझे कहा कि आप मेरी पास्ट लाइफ करो। मैंने कहा क्यों करना है, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, आपका सब कुछ तो सही चल रहा है। तो बोले बस मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि वो बॉर्न एंड बॉटम सिंगापुर का पर्सन था। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं कर देता हूँ।
तो जब मैंने उसका किया तो ही केम टू बी अ लक्ष्मण, और उन्होंने मुझे रामायण की लाइफ समझाई, जबकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि रामायण। तो उन्होंने 2-2.5 घंटे तक मुझे पूरी बताई, और जब बाहर आए तो मुझे कहा कि मुझे लगता है कि भाई मैंने ये फेक स्टोरी क्रिएट की। वो फेक स्टोरी कैसे हुई? आप कभी इंडिया आए नहीं हो, आपको रामायण के बारे में पता नहीं है, आप सिंगापुर के वहां बॉर्न एंड बॉटम पर्सन हो, इसका मतलब 100% ये मिलते। जैसे मुझे 2-3, एक बंदा मुझे दिल्ली में मिला जो अर्जुन की लाइफ को प्रेजेंट करता है, 2 इंसान मुझे बॉम्बे में मिले जो अर्जुन को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं। वो लोग एज इट इज रीइंकार्नेशन नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतने हाई सोल होते हैं। वो इस कलयुग के लोग इतने पुण्यशाली नहीं होते कि वो डायरेक्टली आप रीबर्थ ले लोगे। सिंगापुर में एक पर्सन को देखा था, उसने अपनी गांधी जी की लाइफ देखी, और वही मैं एक लखनऊ में मैं किसी की एक पास लाइफ कर रहा था, तो उसने भी अपनी गांधी की लाइफ देखी, और वो दोनों बंदे ने मुझे सेम स्टोरी बताई, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो मुझे तब समझ में आया जब मैं क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ये फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं, कि ये 100 क्वालिटी है, मुझे ये क्वालिटी, ये फोकस वाली क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। तो वो लाइफ बिटवीन लाइफ गॉड से ये रिक्वेस्ट करता है, मुझे अर्जुन की ये क्वालिटी दो, और वो क्वालिटी लेके आता है। कोई क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे अगर मैं एक बाटा के शोरूम में जाता हूँ, बहुत से चप्पल है, शूज है, मैं कहता हूँ बस मुझे ये कलर पसंद है, ये पैटर्न पसंद है, ये मेरा नंबर है, और मैं उसी को उठा के लाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने पूरी बाटा की दुकान को खाली की, मैंने जस्ट अपनी चॉइस की एक चीज को सिलेक्ट किया। तो आपने भी पास्ट लाइफ में से जितनी भी सोल्स को मिले होंगे, हाई पोटेंशियल सोल की बात कर रहा हूँ, उसमें से आपने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया, यार मुझे द्रौपदी की ये क्वालिटी बहुत अच्छी। सब तो नहीं ले सकते आप, बिकॉज इतना तो आप हाई पोटेंशियल सोल हो ही नहीं कि आपको एज इट इज वो पूरी की पूरी आए, राइट। तो जब मैंने मोदी जी की लाइफ देखी, भीष्म पितामह की, तब मुझे समझ में आया कि एक फ्रेगमेंटेड पार्ट जो मेरे अंदर है भीष्म पितामह का, एक फ्रेगमेंटेड पार्ट उनके अंदर है, एक फ्रेगमेंटेड पार्ट अमिताभ बच्चन के अंदर भी है, और हम तीनों अलग प्रोफेशन में, मतलब एक बॉलीवुड में, मैं मेडिकल साइंस में हूँ, और एक पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो एक ही इंसान के ये 3 फ्रेगमेंटेड पार्ट है। तो आप सोचो हर एक के ऐसे ही उम्र लेके करेगा भी क्या, इज इट राइट? लेकिन जैसे लोग, जिसको मैं मेडिकल साइंस मतलब स्पिरिचुअल साइंस में कहता हूँ कि वो ट्रांसीडेंटल सोल है। हम 7 टाइप्स के सोल्स होते हैं, इन्फेंट से लेके इनफाइनाइट 7 लेवल तक। जो 6th नंबर की सोल होती है और जो 7th नंबर की होती है, उसके ही फ्रेगमेंटेड होते हैं। उसके नीचे के 5 लेवल के जो सोल होते हैं ना, उसके कभी कोई फ्रेगमेंटेड हो ही नहीं सकता। ये जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, इनके अंदर जो पेट्रियोटिक फीलिंग ना डीप इमोशंस के साथ जुड़ी है बहुत। जब मैं जम्मू गया था एक इवेंट करने के लिए, वहां पे आर्मी के लोग ही थे सारे, और जब मैं उनकी लाइफ देखी तो एक्चुअली पास्ट लाइफ में भी वही थे, इज इट राइट। एक महिला यहाँ दिल्ली की थी, वो मेरे साथ इवेंट करने के लिए अमृतसर चले थे, हम गोल्डन टेम्पल में गए, तो वहां पे वो अनईजी हो गई और उसको कुछ अनकंफर्टेबल हुआ। हम उसको जैसे तैसे हम लेके गए होटल में जहाँ हमारा इवेंट था। जैसे हम लेके गए, उसने पूरा वो जलियनवाला बाग की उसने बताई कि क्या कैसे वो सब चीजें हुई, कैसे लोगों को मारा गया, मतलब एक एक नाम करके, जबकि इतना डिटेल में उसको नहीं पता थे। बचपन से अपने पेरेंट्स से कुछ सुना होगा, लेकिन वो खुद फ्रीडम फाइटर थी, और वो खुद मतलब विक्टिमाइज्ड हुई थी, और उसको भी गोली लगी, वो मर गई थी। तो उसने दूसरे लोगों को भी मरने के बाद विटनेस किया कि कैसे कैसे लोग मरे थे उसके मरने के बाद भी, और किस तरह से आज भी वो सोल जलियनवाला बाग में भटक रही है आत्माएं मुक्ति के लिए। फिर हम नेक्स्ट डे गए उस जगह पे, और हम सारे पार्टिसिपेंट्स ने मिलके उस जलियनवाला बाग के इशू को हील किया। तब जाके फिर उनको भी काफी अच्छा लगा। वो हाई पोटेंशियल सोल होते हैं, उनके फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं। एक जो बहुत बुरी तरह से जख्मी रहते हैं, जो बुरी तरह से मरे होते हैं, वो लोग का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट हमेशा वही रहेगा, क्योंकि उनको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उनको जस्टिस नहीं मिले। वैसे वो महिला भी तो थी, तो उसने खुद देखा कि मेरा एक फ्रेगमेंटेड पार्ट अभी भी वहां मरा पड़ा है, और मुझे उसको हील करके बाहर निकालना है, मुक्ति करनी है, ताकि ये फिर से जन्म ले। मैं रहती क्या, मैं लंदन में जब गया था तो मैंने कितनी स्पिरिट्स देखी, तो मैंने सोचा लंदन में क्यों स्पिरिट्स होती है, लेकिन वो लोग तो प्रॉपर्टी से बहुत अटैच, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, हाउ कैन वी लीव दैट प्रॉपर्टी। तो वो मरने के बाद भी इनका एक फ्रेगमेंटेड पार्ट उसमें रहता है। और अगर आपको पता है कि हिंदू धर्म में भी हम कहते हैं कि 13 दिन तक ये करना है, 45 डेज तक ये करना है, 90 डेज तक ये करना है, मतलब उसका फ्रेगमेंटेड पार्ट होगा तब ये कर रहे हैं ना। नहीं तो रिचुअल्स क्यों करेंगे हम, ये पिंडदान क्यों करेंगे
हम कर्मकांड क्यों करेंगे? अगर इंसान पूरी तरह से मर गया और पूरी तरह से उसने रीबर्थ ले लिया, तो फिर तो आपको पितृ दोष लगेगा ही है। हम सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर हम कलर वाले कपड़े पहने, जो रिसेंटली कोई मर गया किसी की फैमिली में, तो डेफिनेटली उसको हर्ट होगा कि ये सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं। मैरिज नहीं किया जा सकता है, कोई बड़ा इवेंट नहीं किया जा सकता है जब कोई इंसान मर जाता है। मतलब कोई तो फ्रेगमेंटेड पार्ट उसका रहेगा, किस तरह से मरे, उनकी चेतना भी रहती है और उसकी एनर्जी भी रहती है। इज इट राइट? जब एनर्जी रहती है ना, तब वो ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर वो सिर्फ चेतना है तो वो अफेक्ट नहीं करेगी। आप सिर्फ फील करोगे कि हाँ, इसकी आत्मा यहाँ पे है। हम लोग 2014 में जब हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ के म्यूजियम में, हम जितने भी लोग गए थे, हमने सब ने कोई ना कोई कैरेक्टर को वहाँ फील किया कुरुक्षेत्र में। हालांकि वो तो म्यूजियम है, इज इट राइट? मतलब सब आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट वहाँ पे है। फिर उसको मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है करके। मतलब आप सोचोगे ये कितना डीप इम्पैक्ट है। मोल्स होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जुविनल डायबिटीज होता है, या अर्ली एज में बच्चों को कैंसर होता है, इज इट राइट? कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। तो आप सोचो ना कि स्किन पे भी जो मार्किंग है उसमें कुछ तो मेमोरीज होगी, इज इट राइट? और आपने काफी ऐसे मूवीज में भी देखा होगा कि जैसे ओम शांति ओम में देखा कि ओम का एक मार्क था। तो ये डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं स्किन पे, सरफेस पे ये इंडिकेट करता है कि डीएनए में डीप है, सिर्फ बाहर ये हमारे पास ऐसी बीमारियों से आते हैं जिसका हमारी मेडिकल साइंस में इलाज नहीं होता। हम जब उनकी पास्ट लाइफ करते हैं, और वो मार्किंग से करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना बहुत थियरीज है करने की। तो हम लोग है ना उस सरफेस पे जो उसके मॉल्स होते हैं ना, उसके साथ बॉडी टॉक करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी ये हाथ में मॉल है, तो मैं इससे बॉडी टॉक करता हूँ और मैं इसको पूछता हूँ भाई तू क्यों है, क्या रीजन है। ऐसे करते करते हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मतलब कोई एक छोटे बच्चे को गांठ है और उस गांठ के साथ बात करते हैं, उसकी पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पास्ट लाइफ में भी ये गांठ थी, लेकिन इसका इलाज किसी ने नहीं किया, इसलिए उसका रीबर्थ भी उस गांठ से हुआ। अच्छा, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जहाँ मेडिकल साइंस को इटियोलॉजीज नहीं मिलती, वो रीजन नहीं मिलता, वो कॉज नहीं मिलता, डेफिनेटली वो मायने तो रखता ही है। किसी की भी ऐसे देखो, इवन आप माइकल जैक्सन की भी देखो, जिसकी मैंने पास्ट लाइफ देखी है, कि इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी का इम्बैलेंस्ड होगा, इज इट राइट? और मैंने देखा है कि जब वो फीमेल थी माइकल जैक्सन पास्ट लाइफ में, और उन्होंने बहुत से डांस किए थे, लेकिन लोगों ने उसको अब्यूज बहुत किया था, बहुत गलत तरीके से लिया था। तो उन्होंने सोचा था कि मैं मेल बनने के बाद यही डांस को वापस करूंगी, और उनका इतना ये हुआ। एंड मतलब ये पास्ट लाइफ का इम्प्रिंट्स होगा, इज इट राइट? मतलब जितने भी लोग देखते हैं, कुछ लोग गलत डायरेक्शन में, जैसे हनी सिंह का आपने रिसेंटली सुना होगा, इनकी भी जब मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, तो ये खुद एक फार्मर थे, और इनके ही खेतों में सब ड्रग्स थे जो वो सप्लाई करते थे। तो काफी लोग ऐसे मर गए। तो उनको ये एक्सपीरियंस लेने के लिए इस लाइफ में उसी चीज का कंज्यूम करना पड़ा, और उनकी लाइफ कैसे रुइन हुई ये उनको समझ में आ गया कि प्लीज आप इन सारी चीजों से दूर रहिए करके। तो इसका मतलब हम जिस चीज से ना हमने उसका मिसयूज किया कोई लाइफ में, हमें ही मिसयूज करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, तब जाके हम बाहर आ सकते हैं। 33% आपके डीएनए में पास्ट लाइफ से आती है, 33% आपकी एंसेस्ट्रल मतलब पेरेंट्स से आती है, और 33% आप प्रेजेंट लाइफ में क्रिएट करते हो, और 1% का डीएनए आपकी गॉड की कॉन्शियसनेस। अगर कोई गॉड गॉडेसेस की 1% की डीप मेमोरीज है, जब तक मैं उसको बाहर ना निकालूं, मैं कभी एक्चुअल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इज इट राइट? तो हर एक की जो गॉड गॉडेसेस की चेतना जो हमारे अंदर है, जिसको हमको दे के भेजा गया, और उसी में उलझे पड़े हैं, राइट? तो मेरा जो एक सोल टैलेंट था, जो थर्मल विजन था 1%, मैंने उसी को एक्टिवेट किया इस लाइफ में। तो मेरे लिए लाइफ का स्ट्रगल ही खत्म हो गया। को भी बताया उस लाइफ में मैंने जो की थी इस लाइफ के पहले, इस लाइफ में भी मैं वही चीजें कर रहा हूँ। उस लाइफ में भी मैंने कुछ प्रिंटिंग प्रेस का काम सीखा था, कुछ मैंने ऑरा की रिसर्च की थी, मैं स्पिरिचुअलिटी में था, मेरा खुद का आश्रम था, और उस टाइम पे भी मैं बहुत रिवॉल्यूशनर था, है ना, बहुत नई नई चीज़ों को मैं लाता था, और इस लाइफ में भी मैं वही करता हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट ने जब मेरी वो पास्ट लाइफ देखी, और वो स्टूडेंट का सर मुझे आपकी जो मैंने पास्ट लाइफ देखी ना, मुझे आपके साथ वो आश्रम में चलना है। तो मैंने बोला चलो, और जब वो हम तीनों जब गए, मैं वो और मेरा एक था,
तो सारी वो तस्वीरें लगी थी जो उसने पास लाइफ में मेरे साथ देखी थी। सोचो कि मेरे पापा की प्रिंटिंग प्रेस है और मैंने बचपन में वो पूरा एक्सपीरियंस किया जो पास लाइफ में ऑलरेडी ले चुका था। तो मैं 7th स्टैंडर्ड की एज में मैं डिप्रेशन में गया, मैंने स्कूल छोड़ दी। मैं 2 साल मैंने प्रिंटिंग प्रेस का काम किया। तो सब लोग शॉक्ड हो गए कि इतना छोटा बच्चा प्रिंटिंग, कंपोजिंग, बाइंडिंग, कटिंग, नंबरिंग कैसे जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि और एक्सपर्ट इन दैट बिजनेस। वो रिसेंट की पास्ट लाइफ से मुझे समझ में आया कि ऑलरेडी वो सब कुछ सीख के तो आया था, मुझे तो सिर्फ रीट्रिगर करना था। 1862। तो दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जिन मेरे दोस्तों ने पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में हमारा पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल जो है, यानी पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल जी यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो।